मैम सुबह एग्जाम। बेटा सुबह ऑफलाइन टेस्ट है ना दिल्ली वाले बच्चों का, नहीं तो मैं तो सुबह ही रख लेती 8 से 9:15, मैं भी फ्री हो जाती। बट इनका पेपर है ना 10 बजे, तो ये निकल जाते हैं सुबह जल्दी जल्दी। अब 6 बजे तो मैं उठ नहीं सकती यार ठंड में। तो शाम को, तो शाम को रख लूँ ना, कोई मतलब कहीं जाना तो नहीं ना आप लोगों को? ठीक है, वही 1 hour 15 minutes बेटा जो टाइम होता है। वैसे जो ऑफलाइन वाले हैं वो घर पे कितने बजे तक पहुंच जाते हैं, एक बार बता पाओगे चैट बॉक्स में? कितने बजे आ जाते हो? 4 से 5? अच्छा, 3:30। फिर तो 5 बजे ही ठीक है। किसी को कोई इश्यू है इस टाइम से? बता दो। ठीक है, ठीक है, फिर मैं कल आप लोगों की क्लास लूंगी 5:30, नहीं 5 बजे है ना, 5 से 6:15 तक लूंगी। ठीक है, चलो मोल कॉन्सेप्ट करेंगे। हाँ 5 बजे पीर बख्श। ठीक है, क्योंकि फिर थर्सडे को दूसरे बैच की ले लूंगी। चलो ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग के हमने कुछ सवाल किए थे, शायद 5 या 7 ही क्वेश्चन किए थे। बाकी कुछ और क्वेश्चन है जो करवाती हूँ मैं अभी। ठीक है, इसका जो असाइनमेंट है ना वो प्लीज सोल्व कर लेना तुम लोग, उसमें शायद 25 से 30 क्वेश्चन है। ठीक है, उसको तुम सोल्व कर लेना। मेक श्योर करो जो क्लासेस में क्वेश्चंस हो रहे हो, जो तुम कर रहे हो ना, मिला के कम से कम तुम अराउंड 60 50 60 क्वेश्चंस पर चैप्टर के लगा पा रहे हो। राइट, चलो ठीक है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। ये वाले टॉपिक्स मैंने तुम लोगों को बता दिए थे कि ये तो आपको स्किप नहीं करने हैं, है ना? तो अगर आप केमिकल बॉन्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं घर पे, तो ये वाले टॉपिक्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। और हाँ, एक और चीज मैंने शायद कल दिमाग से निकल गई थी। जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना, उसको एनसीईआरटी से सारे बच्चे जरूर रीड करेंगे, क्योंकि ना वो आपका स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो एमओटी ना सभी एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे। एनसीईआरटी अगर है, होनी चाहिए, वैसे तो नहीं है तो फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, गूगल से हो जाएगा। स्टार्ट करें? तो कुछ मैंने 20 25 क्वेश्चन लिए हैं, सोल्व करते हैं उसको। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स will lead to the formation of molecular orbitals in homonuclear diatomic molecule? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तुम्हारी z डायरेक्शन में, मतलब z एक्सिस तुम्हारी क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, z वाली हम कंसिडर करेंगे। राइट, अच्छा। तो एक बात बताओ, जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बात करते हैं, है ना, तो उसके लिए लाइक हम क्या क्या कंडीशन ध्यान में रखते हैं? एक तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो हमें एक तो एनर्जी का ध्यान रखना पड़ता है ना। एनर्जी सेम होनी चाहिए या नियरली सेम, है ना? यस और नो? जैसे अगर मैं बात करूं 2s की, तो 2s के साथ कंबाइन होगा, 2s 1s के साथ नहीं होगा, बिकॉज देयर इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2s एंड 1s। ठीक है, और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री होना चाहिए। जैसे कहने का क्या मतलब है मेरा, अगर मान लो तुम लोग 2p का ओवरलैप करा रहे हो, लेकिन अगर मान लो 2p में तुम एक x ले रहे हो और एक z ले रहे हो, तो इनका आपस में ओवरलैप नहीं होने चाहिए। तो प्रॉपर सिमेट्री शुड बी देयर, क्योंकि अगर मान लो ये तुम्हारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है z एक्सिस, तो pz क्या होगी? pz यही होगी इसी एक्सिस के अराउंड, और px क्या होगा फिर इसके परपेंडिकुलर। तो देयर इज नो ओवरलैप। यस और नो? तो सिमेट्री का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इन्हीं इन्हीं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें ये सवाल सोल्व करना है। जैसे
वो कह रहा है ए ऑप्शन दिया हुआ है 2pz और 2px। गौरव नहीं आया क्या? 2pz और 2px कैसे ओवरलैप होगा? होगा कि नहीं होगा मैम? नहीं होगा, तो ए तो हो ही नहीं सकता है। 2s और 2px हो पाएगा क्या? अगर ये z एक्सिस है तो 2s ये होगा और 2px इसके परपेंडिकुलर होगा, तो मैम बी भी नहीं होगा। उसके बाद है dxy एंड dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर। तो बच्चों dxy क्या होता है? लाई इन बिटवीन द एक्सिस, यस और नो? जो उसके लोब्स होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, हमने कोऑर्डिनेशन में बड़े डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। और dx स्क्वायर y स्क्वायर क्या होता है? अलोंग द एक्सिस। क्या हो पाएगी क्या ओवरलैपिंग? बताओ, नहीं हो पाएगी। उसके बाद है 2s 2pz, ये हो जाएगा, ये z एक्सिस है और ये pz है और ये s है, तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मैम d हो सकता है, c अपन ने वैसे हटा दिया तो ऑप्शन वैसे यही आ जाएगा। आगे देखो 2pz और dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, इसमें भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, इनका भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा, राइट। तो ये एमओटी से ही है सवाल, तो इसलिए मैं कह रही हूँ एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, इसलिए इसी टॉपिक की पढ़ लेना बस, एमओटी की, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस करने को, ठीक है। उसमें काफी अच्छा दिया हुआ एक्चुअली में, ठीक है। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, कंफर्म करो सारे सक्षम, पीरबक्श, प्रिंस, आर्यन, संदीप, हो जाएगा। चलो ई बता, ई कौन सा है? अच्छा, ई में देखो अपने पास z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये 2pz हो जाएगा। तो dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर क्या है? ये है ना, तो कहां से ओवरलैप होगा इसमें? ये z एक्सिस में और ये xy परपेंडिकुलर होगा। जब आप इसको मैं अगर सही से दिखाऊं तो ये z एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर होगा आपका dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, तो ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती, सिमेट्री अलग है इनकी, ठीक है। इसीलिए ये भी नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा? डी ओनली। हाँ, डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइपोल मूवमेंट का। तो ऐसे क्वेश्चन ना मैं देख रही थी जेई में, काफी ज्यादा पूछ रहे हैं पिछले साल में, और 2025 में तो बहुत पूछा है, मतलब पीछे पड़ गए थे वो डाइपोल मूवमेंट के। तो अरेंज द फ्लोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। देखो भाई, इसके लिए मैं तुम्हें क्या कहूंगी कि डाइपोल मूवमेंट के लिए ये टेबल जरूर ध्यान रख लेना। ये आपके एनसीईआरटी की ही है टेबल, मैंने कोई अलग जगह से नहीं ली है। पता है क्यों? कई बार ना वो कंफ्यूज कर सकता है तुम लोगों को। वैसे तो तुम्हें ठीक है, कॉन्सेप्ट आता है कि नॉन जीरो है तो पोलर होगा, जीरो है तो नॉन पोलर होगा, है ना, वो तुम्हें मालूम है। बट मान लो कुछ ऐसी वैल्यूज आपको दे दी जो आसपास है, तो वहां पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसके लिए ना मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि कौन कौन सा तुम्हें ध्यान रखना है। देखो, इस टेबल में अगर मैं सबसे पहले बात करूं जिसका डायपोल मोमेंट जीरो है वो कौन कौन है देखना। एक तो BF3 है, ये तो तुम सब निकाल लेते हो, BF3 का, CCl4 का, CH4 का, CO2 का और H2, ये सब नॉन पोलर है, ठीक है। डायपोल मोमेंट इनका जीरो है। अब तुम ना बस ये देखो कि सबसे ज्यादा किसका, उसको हमें एक ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे ज्यादा तुम्हें किसका दिख रहा है? 1.85 दिख रहा है मुझे, वाटर का। हमें कई बार क्या लगता है HF का ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से, लेकिन बेटा वाटर का ज्यादा देखने को मिलता है डायपोल मोमेंट। वाटर इज मोर पोलर देन HF। उसके बाद देखो कौन सा किसका नंबर आ रहा है, दिख रहा है क्या? 1.47 अमोनिया का आ रहा है, देखो। उसके बाद किसका आ रहा है 1.7 में? 1 HCl का, देखना, दिख रहा है। और उसके बाद क्लोरोफॉर्म का, देखना, ठीक है। तो ये तो आप ऑर्डर ध्यान ही रखोगे, ये ऑर्डर सारे बच्चे ध्यान ही रखेंगे, वाटर, HF, अमोनिया, HCl और क्लोरोफॉर्म, ये आपका, क्योंकि वो इसी में से ही देगा। अगर उसको थोड़ा सा घुमाना भी होगा ना तो वो इसी टेबल से घुमाएगा और कहीं से नहीं लेगा, पहले ही बता रही हूँ, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये ऑर्डर याद रखना, यादा वाला, ठीक है। अब देखो, हाँ, एक और चीज क्या याद रखनी, आओ इधर, इधर देखो NH3 और NF3 का, इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। कैन यू सी दैट? NH3 और NF3 के डायपोल मूवमेंट में काफी डिफरेंस है। रीजन मालूम है ना तुम लोगों को?
क्योंकि अमोनिया में जो डायपोल की डायरेक्शन होती है वो सारी अपवर्ड, एक ही सेम डायरेक्शन में एड अप हो जाते हैं, जबकि NF3 में अपोजिट डायरेक्शन में होता है क्लोरीन, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, लेकिन ये कैंसिल आउट नहीं होते, क्यों? क्योंकि ऊपर लोन पेयर और नीचे क्या है आपका फ्लोरीन है, इसीलिए कुछ डायपोल मूवमेंट तो आता है। देखो 0.23 बहुत कम आ रहा है, एक ये याद रखोगे। उसके अलावा हाँ, उसके अलावा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कर लोगे तुम। ठीक है, चलो आओ। जैसे अब ये देखो, ये सवाल पूछा था अपन से कि HBr H2, ये क्या है, सल्फर, अच्छा H2S, NF3 और CHCl3। अब हमें पता है किसका सबसे ज्यादा होने वाला है, क्लोरोफॉर्म का सबसे ज्यादा होने वाला है, राइट। अब देखो कौन से ऑप्शन में है मैम, 3 ऑप्शन में, तो ये तो हो ही नहीं सकता, राइट। अब NF3 का बहुत ही कम है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो NF3 सबसे पीछे आने वाला है, और एक ही ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि देखो वाटर का ज्यादा था HF से, तो H2S का भी ज्यादा होगा HBr से, ये सुन लो। तो H2S आ जाएगा और HBr पीछे। देखो रिलेट कर सकते हो तुम लोग इसको, H2S का 0.95 और HBr का है 0.79, दिख रहा है। तो इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को कर पाओगे, तो ध्यान रखना जब तुम पढ़ रहे हो तो अच्छे से करना। मैंने केमिकल बॉन्डिंग का हाईलाइट नहीं भेजा है मेरे ख्याल से, तुम लोगों के ग्रुप में नहीं भेजा ना? नहीं भेजा, ठीक है, भेज दूंगी, दूसरे ग्रुप में भेज दिया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन को वो बोल रहा है, इसी टाइप से ही आएंगे तुम्हारे पेपर में भी सवाल, SO2 NF3 अमोनिया XeF2 ClF3 SF4, ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल विद नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। यानी कि अपने को क्या क्या चीजें बताने, पहले तो ये देख लो। सबसे पहले चेक करो नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट किसका है, चेक करें। चलो आओ, SO2 का पोलर है ये, बोलो क्या कहते हो। NF3 अभी बताया था पोलर है, अमोनिया भी पोलर है। XeF2 क्या है बताओ, बना के देख लो स्ट्रक्चर, नॉन पोलर है। कैसे? फ्लोरीन का डायपोल मूवमेंट इस वाले से कटा ऊपर से नीचे, ये लोन पेयर की डायरेक्शन यहाँ, इन दोनों का यहाँ, तो रिजल्टेंट यहाँ आएगा, तो ये तो नॉन पोलर है, तो इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। ClF3 ये भी पोलर है, बना के देखो ClF3 टी शेप, ठीक है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी तरफ मैंने दिखाई है डायरेक्शन, ठीक है। ये वाला फ्लोरीन और इनकी लोन पेयर की यहाँ पे, तो कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है, कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है या फ्लोरीन है, तो ये भी आपका पोलर होगा। उसके बाद क्या है, SF4 सीसो शेप होती है इसका, इसका भी पोलर होगा। तो हमारे सिर्फ एक को छोड़ के बाकी जिसको आ गया है वो ठीक है, बाकी एक बार देखो। तो ये हमारा एक को छोड़ के सारे पोलर हैं, तो इसमें हमें ये बताना है पोलर वाले में से हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर किसके पास है। तो ClF3 में होते हैं 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, सबसे ज्यादा देखो इसी में ही है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है निकाल सकते हो तुम, हाफ ऑफ 7 + 3 10/2 5 sp3d। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 4। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने हैं, पेशेंस से काम लेना। कई बार हम देखते आ रहे हैं क्या दिमाग का है, चलो आगे बढ़ो। नहीं क्या, मैंने हाँ जी बेटा, फिजिकल जीरो लिख दिया आपने। क्या कर दिया? अच्छा ये लो, ठीक है, पोलर है, नॉन जीरो होगा। तो इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा चांसेस है, एक मिनट रुक जाओ पीर बख्श। तो केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं पूछा जाएगा, जो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गए हो उसी टाइप से जो है आपसे सवाल पूछा जाएगा। sp3d में जो लोन पेयर ऑक्यूपाई करते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, ताकि कम रिपल्शन उसको मिले, इसीलिए, ठीक है।
चलिए आगे आते हैं। चले तो एक बार क्वेश्चन, चलो छोड़ो कौन सा क्वेश्चन था, क्या करना है, आगे आओ। नेक्स्ट, दो क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो इस चैप्टर को नहीं छोड़ना है तुम लोगों को। विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन्वॉल्व sp3d हाइब्रिडाइजेशन। देखो भाई, सबसे पहले तो sp3d है कहाँ पे, यहाँ पे है। XgF4 में क्या होगी रविंदर हाइब्रिडाइजेशन? प्लीज आंसर मत बताइएगा, जिसको आता है अपने तक रखो। हाँ, XgF4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी रविंदर? sp3 में sp3 निकालो। गलत निकाल, गलत बता रहे हो, निकाल के देखो। प्लीज हैंड, हाँ हैंड रेस कर लो जिसको पता है हाइब्रिडाइजेशन। रविंदर, आपको वो फॉर्मूला पता है जिसकी हेल्प से आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो? पता है रविंदर? बताओ। नहीं पता तो मैं बताती हूँ, आप लोगों को बताओ ना मेरे को। मेरे को दो मैं दो बार क्यों बोलना पड़ता है? हाँ मेरे को बताओ। हाँ मैं बता देती हूँ। आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालने, हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है देखो। लिख लो इसको, जिसको नहीं पता। हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस, प्लीज मुझे बता दिया करो, फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। अगर मान लो 15 बच्चों को समझ में आ रहा है, 5 बच्चों को नहीं पता, वो फिर एज ए टीचर मेरे को सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगी। मैं तो ये चाहूंगी ना कि जितने बच्चे हैं सबको ही पता हो कि कैसे निकालते हैं। तो बता दिया करो। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, ठीक है। उसके बाद प्लस और माइनस चार्ज ऑन स्पीसीज। इसका मतलब क्या है बताती हूँ, देखो। लेट से तुम्हारे पास NH4 प्लस है ना। तो हाफ ऑफ, सबसे पहले हमारा जो सेंट्रल एटम है, ये वाला सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करोगे? जो आपके साइड एटम होंगे वो ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन तुम्हारा सेंट्रल एटम है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन अपना ग्रुप नंबर 15 का है ना, नाइट्रोजन फैमिली। तो उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अगर बात नहीं पता है ये भी बता दो, मैं बता दूंगी, क्योंकि क्योंकि दो क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर से। प्लस मोनोवेलेंट एटम का मतलब क्या होता है? कि जो एक बॉन्ड तो बना सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन बना सकता है, फ्लोरीन बना सकता है, क्लोरीन भी बना सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये बना सकते हैं। ऑक्सीजन नहीं बना सकता, डाइवेलेंट है, ना ही नाइट्रोजन, है ना। तो यानी कि आपको हाइड्रोजन मिलेगा मोनोवेलेंट एटम, या फिर हेलोजेंस में कोई मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन तो कितने हैं, ये 4। चार्ज कितना है स्पीसीज पे? प्लस का, जितना प्लस का चार्ज है उतना ही माइनस कर दो, यानी कि -1। 5 + 4 9 - 1 8/2 दैट इज 4। और अगर 4 आता है तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है। वैसे आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ के आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन सोल्विंग हो रही है, नहीं तो दिक्कत आएगी तुम लोगों को। तो टाइम दो, जिसको ये चैप्टर कमजोर है, जिसका चैप्टर, प्लीज 2 दिन दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत दो इसको, ठीक है। sp3, ठीक है। तो बस इसी से ही हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे साइड एटम कितने, जितने साइड एटम होंगे उतने बॉन्ड पेयर होंगे। तो 4 बॉन्ड पेयर है, तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर होंगे, कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर मालूम है तो तुम लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड से काउंट कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। दिस इज टेट्राहेड्रल, ठीक है रविंदर। हटा दू इसको।
ठीक है, बाकी तुम निकाल सकते हो, जैसे XeF4 में क्या है, ये आपका sp3d2 है जब निकालोगे आप, ठीक है, हाफ ऑफ 8 + 4, राइट। SF4 क्या है, sp3d है, और XeF2 क्या है, ये भी वो है, क्या बोलते हैं, sp3d2 है। तो यानी कि या तो आंसर इनमें से ही कुछ हो सकता है। फिर वो कह रहे हैं कि हैज डिफरेंट बॉन्ड लेंथ एंड हैज लोन पेयर होने चाहिए और बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। देखो PF5 में तो कोई लोन पेयर नहीं है, यस और नो। तो अगर तुम्हें बी वाले का मतलब मान लो समझ में भी नहीं आया, तब भी तुम्हारा आंसर तो आ चुका है, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है तो ये नहीं हो सकता, तो आंसर तो यही होगा। तो SF4 क्या होता है बेटा, सीसो शेप का होता है, सीसो, ठीक है, ऐसे सीसो, देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, एक लोन पेयर भी है, हम लोग पढ़ते हैं कि एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो लंबे होते हैं, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, ये वाले जो 120 डिग्री एंगल पे होते हैं, वो शॉर्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज डिफरेंट इन केस ऑफ sp3d। तो इसीलिए सारी चीजों को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, SF4 कर रहा है, तो SF4 आप लोग ध्यान रखना। PF5 में भी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है, क्योंकि एक्सियल है इक्वेटोरियल है, बट लोन पेयर भी बोला उसने, तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, इसलिए फर्स्ट वाला आंसर इसका नहीं हो सकता। सेकंड और फोर्थ क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी तो हाइब्रिडाइजेशन ही डिफरेंट है, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन ही अलग है तो उसको तो हमने वैसे ही काटा मार दिया। क्या कर पाओगे इस टाइप के सवाल, पक्का ना। आदर्श हो जाएगा सक्षम, नितांत मैम बैलेंस इलेक्ट्रॉन एस और पी वाले ना, वो आपको कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए बेटा लिखने की, ठीक है। देखो अच्छा, ओ हाँ, सही कह रहे हो, XeF2 की मैंने गलत निकाल ली भाई, sp3d है ना, 8 + 2 10 होगा, ठीक कह रहे हो। तो XeF2 में ये है, तो यहाँ पे क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पे लोन पेयर है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल की, ठीक है। इसीलिए SF4 आंसर तो SF4 ही है, बट हाँ इसकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। थैंक्स निदान, ठीक करा के इसने, ठीक है। हाँ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मैं क्या कह रही थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मैं ये कह रही थी रविंदर, उसके लिए आपको बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। जैसे मान लो मेरे पास कौन सा ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 में क्या होता है आपका, NH2NP1 होता है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हो 3 जाए, मैम। हाँ ऐसे ही तुम्हें चेक करना है। 14 में NH2NP2 4 हो जाएंगे, 15 में NH2NP3 5 हो जाएंगे। अरे डी कहाँ से लोगे, इसमें डी में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं आ रहे, प्रिंसिपल हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला लोगे ना वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रही हूँ। ग्रुप 16 NH2NP4 कितना लोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6। ग्रुप 17 NH2NP5 7। ग्रुप 18 NH2NP6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पी वाले पी ब्लॉक के एलिमेंट है ना ये, तो उसमें किसमें कितने, पी में 1 to 6 आते हैं ना, तो डी वाला क्यों कंसिडर करोगे इसमें। अच्छा डी क्यों नहीं हुआ, डी ऑप्शन, अरे भाई रुको, और भी कुछ पूछ रहे हो क्या, अच्छा ठीक है। डी में कैसे करोगे, है तो sp3d बेटा इसमें, बट यहाँ पे कोई वो नहीं है ना एटम, लोन पेयर है, इक्वेटोरियल बॉन्ड पे कोई एटम ही नहीं है, तो फिर कैसे बताओगे उसकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट आ रही है या सेम आ रही है, SF4 में बता पाओगे ना। सो XeF2 इसका आंसर नहीं है, SF4 इसका आंसर है, ठीक है। PF5 में भी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है, बट वहां पे लोन पेयर नहीं है। XeF4 स्क्वायर प्लेनर है, वहां पे सारे बॉन्ड्स बराबर है, कोई बॉन्ड लेंथ का लोचा नहीं है, ठीक है जी। अब भी कोई डाउट है तो पूछो, और ट्राई करो माइक अनम्यूट करके पूछो, जब मैं लिख रही होती हूँ तुम्हारा तब आता है चैट पे, मेरी नजर भी नहीं जाती है एक पल के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। कहां से आया हुआ है सवाल? एमओटी से। एमओटी। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए मैंने बताया भी था, क्या था, अगर तुम्हारी स्पीसीज, देखो तुम्हें इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी। अगर वो पूछे कि बोन ऑर्डर किसका 2, 3, 4 है, तो उसके लिए भी तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी है। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पूछे उसके लिए भी नहीं लिखनी है, सिंपल वो अपनी ट्रिक फॉलो करो। अगर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी स्पीसीज में, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसके साथ साथ 10 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। मतलब उनमें एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। ठीक है। अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एक्सेप्ट 10 और 16, तो वो क्या होंगे? डायमैग्नेटिक। मतलब उनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे के सारे कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे। डन है। चलो आओ 1 बाय 1 शुरू करते हैं। O2 में कितने हैं? 16 इलेक्ट्रॉन। तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, पैरा होगा। मैं बता भी देती हूँ, जो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कहाँ आते हैं? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में आते हैं। ठीक है। N2 क्या है? N2 14 है, 14 इलेक्ट्रॉन, ये डायमैग्नेटिक होगा, ये पैरा है। अपने को पैरा बताना है ना, तो A तो होगा ही होगा। F2 क्या है? 9 2 18 इलेक्ट्रॉन, पैरा होगा या डाया होगा? डाया होगा, तो C भी नहीं हो सकता। यानी कि तुम्हें सारे चेक ही करने पड़ेंगे। और जो F2 का मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा वैसा ही Cl2 का बनेगा। तो F2 में नहीं है तो Cl2 में भी नहीं होंगे। O2 में है, उसका ही S2 वाला भी वैसा ही बनेगा। तो ध्यान रखना S2 भी पैरामैग्नेटिक होता है, एनसीईआरटी की ही लाइन है ये। तो तुम्हें बना के नहीं देखना उसका कि हाय मैम सल्फर का कैसे होगा, हमने तो देखा भी नहीं उसका। तो अगर जो O2 का है वो S2 का भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो S2 भी पैरामैग्नेटिक होता है। तो इसका आंसर अपन क्या लगा के आएंगे? A और E ऑप्शन लगा के आएंगे। ये टॉपिक आता है ना रविंदर, सौम्या, आता है ये? आप लोगों को पढ़ा है ये एमओटी वाला? हाँ जी। ठीक Yes, है। ma'am. अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैम, कोई भी मान लो क्वेश्चन करा रही हो, अगर आपको लग रहा है मैम ये वाला टॉपिक नहीं आता है, तो प्लीज वो जरूर आप लोग पढ़िएगा जरूर। ठीक है, जो भी ऐसा लगे, कोई बात नहीं, आप टाइम दे सकते हो इस चैप्टर को। हाँ मैम बट S2 में तो 28 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, लेकिन उसका जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है वो O2 जैसा ही बनता है, तो S2 भी पैरामैग्नेटिक ही देखा गया है। ठीक है जी, तभी बोल रही हूँ मैं, वैसा ही कंसिडर करना। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो इसको। ऐसे तो O2 में भी 16 है ना, E1 है, बट इट इज पैरामैग्नेटिक, दैट इज व्हाई S2 इज आल्सो पैरामैग्नेटिक। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, जिसका हो गया वेरी गुड, ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ, अगर मान लो किसी बच्चे को जो मैंने असाइनमेंट दिए हैं उससे एक्स्ट्रा और क्वेश्चन चाहिए बेस्ड ऑन दैट चैप्टर, तो आप मुझे पर्सनली आप ग्रुप में बता देना, आई विल शेयर। ठीक है, अगर किसी को भी चाहिए हो कि मैम मुझे और क्वेश्चन करने हैं, मुझे इतने से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, चैप्टर बता दो। ठीक है, वो आप मुझे बता देना। ठीक है, हो गया। सिमरन, आप मुझे एक्सप्लेन कर पाओगी क्वेश्चन बोल क्या रहा है? बेशक आंसर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम मतलब हमें मैम मतलब वो वाला कंपाउंड देखना है मैम जिसकी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी
एंड मैम जिसमें नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट है मैम वो VRF5 में जितने उतने हैं मैम। तो क्या क्या कैसे अप्रोच कर रही हो आप क्वेश्चन को? मैम लोन पेयर तो मैम इसमें 1 है। VRF5 में, ठीक है, डन, ठीक है। और ये वाली लाइन नहीं समझ में आई? मैम 1 मोल AgCl देगा, इट मींस मैम हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही जा रही हो। मैम Cl के बाहर मैम ब्रैकेट के बाहर कितने Cl होंगे? मैम 1 Cl होगा। हाँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो x मोल ऑफ AgCl मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो x है वो कितने हैं? वो x क्या बोल रहा है कि x इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन BRF5। तो BRF5 में कैसे निकालते हो? 7 ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ब्रोमीन में, प्लस 5, तो कितना हो गया? 6। तो 5 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 1 लोन पेयर। स्क्वायर पिरामिडल होता है इसका शेप। तो x जो होगा वो 1 होगा, यानी कि 1 मोल ऑफ AgCl मिलने का क्या मतलब? ब्रैकेट के बाहर कितने Cl होंगे बताओ भाई? 1। और sp3d2 है, यानी कि ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल है, हाँ या ना? ऑक्टाहेड्रल है, तो यानी कि अंदर क्या रहेंगे? 3 अमोनिया रहेंगे और 3 क्या रहेंगे बताओ भाई? क्लोरीन भैया जी रहेंगे। यही तो बनेगा। और वो कह रहा है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिटेड बाय कॉम्प्लेक्स। तो ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है? में 3/2। तो इसके कौन से बनते हैं? 2 फेशियल और मेरिडोनियल। तो आंसर क्या आएगा? 2। कितना बढ़िया सवाल फ्रेम किया, खुद देखो। ये 2025 में है, तो तुम समझ रहे हो किस तरीके से वो पूछने की कोशिश कर रहा है। उसने तुमसे वर्नर थ्योरी भी पूछ ली, उसने तुमसे स्टीरियो आइसोमर भी पूछ लिया, उसने तुमसे केमिकल बॉन्डिंग भी पूछ लिया, तो तीनों को मिला के सवाल फ्रेम कर दिया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो थोड़ा सा आराम से करना है ऐसे क्वेश्चंस को, हो तो जाएंगे, लेकिन जल्दबाजी में मत मार्क करके आना कुछ भी, क्योंकि ये इंटीजर बेस्ड था। चलिए आगे चलती हूँ, मुझे बता देना अगर नहीं क्लियर हुआ तो। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन फाइनली 2025 में पूछा गया था। तो इन्होंने देखो क्या बोला है। For ClF3 all 3 possible structure may be drawn as follows। तो ये जो इमेज लिखा हुआ है वो इसी की बात कर रहा है। वो कह रहे हैं ClF3 के ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, जो कि सही बात है ना? यहाँ पे क्या किया? लोन पेयर को इक्विटोरियल पे लगाया है, यहाँ पे एक्सियल इक्विटोरियल पे लगा हुआ है, और यहाँ पे एक्सियल एक्सियल पे लगा हुआ है। फिर वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो थर्ड है वो ज्यादा स्टेबल है, विच इज रोंग। क्यों? आप लोगों को बताया था अभी मैंने, पीर बख्श ने पूछा था कि जो लोन पेयर आएंगे वो आपके इक्विटोरियल पे आएंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप एक्सियल पे लगाओगे तो वो 3 90 डिग्री इक्विटोरियल से रिपल्शन खा रहे हैं। अगर तुम इक्विटोरियल पे लगाओगे तो क्या होगा? 2 एक्सियल बॉन्ड से रिपल्शन खा रहे हैं, यस और नो? इसीलिए यहाँ पे जो इक्विटोरियल पे लोन पेयर होंगे वो वाला जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी मोर स्टेबल। तो यानी कि पहला तो ठीक था और दूसरा क्या था? गलत था। ये तुम्हें कहाँ मिलेगा? जो तुम्हारे एनसीईआरटी में टेबल है ना, जहाँ पे तुम्हारा शेप ज्योमेट्री वगैरह बता रखा है, वहीं पे है ये एक्सप्लेनेशन। सबके पास है ना 11th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री की? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पीरबक्श, अभी ना वैसे तुम्हें पूछना नहीं चाहिए क्वेश्चन, अभी मैं आगे बताऊंगी ना। मैंने ये ले लिया है क्वेश्चन, मैंने तुम्हारा देख लिया था आज ग्रुप में, तुमने पूछा हुआ SP3 होगी उसकी, मैं अभी बताऊंगी आगे चल के, मैंने लिया है वो क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, पढ़ना है इसको। अनुज कैसे करोगे इसको? यस मैम। कैसे करोगे इसको क्वेश्चन को?
मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो ट्रू है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो ओजोन है आपका, क्या कह रहा है, अच्छा बोल्ड लेंथ जो है वो सेम है, रेजोनेंस की वजह से सेम है, बिल्कुल ठीक है। एंड द बोन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ओ डबल बॉन्ड, ये भी ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है। और एक है पूरा प्योर डबल बॉन्ड, तो नो डाउट इस वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बट लेस देन दैट ऑफ ए सिंगल बॉन्ड, है ना। लेकिन सिंगल बॉन्ड से क्या होगा, कम होगा। यस और नो बताओ? तो पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट की स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्शन between oxygen atom is solely responsible for the fact that bond length in ozone is smaller than that of falana but more than that of single OO bond। ये तो बिल्कुल ही गलत है। पहली बात तो रेजोनेंस की वजह से होता है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने क्या बोला है, बॉन्ड लेंथ इन ओजोन इज स्मॉलर देन OO विच इज रॉन्ग, बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन होती है O डबल बॉन्ड O। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है सेकेंड वाला, वो क्या है आपका, बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। कहां से आया हुआ है ये, कुछ नहीं, ओजोन के स्ट्रक्चर से ही सवाल पूछा हुआ। ठीक है, ऐसे बनता है स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इनके बीच में इस तरीके से। ठीक है, चलो, एंगुलर शेप होती है, बेंड शेप होती है। आगे चलो, ये पढ़ो। चांसेस वैसे कम होते हैं टाइप के सवाल आने के लिए, लेकिन मैंने सोचा एक बार बता देती हूँ, आ भी सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से ही है ये क्वेश्चन। वो वाले बच्चे हैंड रेज करो जिनको नहीं समझ में आ रहे क्वेश्चन, कर लो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संदीप आपका हो गया? सौम्य नहीं हुआ बेटा? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, हेलो? अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। और रविंदर आपका हुआ? सुमित? नो मैम। हाँ तो बताओ बेटा, सुमित हो गया क्या, सुमित आर्यन? यस मैम हो गए। डन है? देखो बेटा, इसमें ना बेसिकली ऑक्टेट रूल और उसकी लिमिटेशन से सवाल पूछा है। देखो, ऑक्टेट रूल को तो वही ओबे करेगा ना जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं एक एक उसको बताती ही जाती हूँ। जैसे सबसे पहले है मेरे पास CCl4 और CO2। तो CCl4 आप लोग कैसे बनाते हो, मैम इस तरीके से बनाते हैं, और CO2 ऐसे बनाते हो। अब तुम यहाँ पे CCl4 में देखो, क्या हर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है? कार्बन का भी कंप्लीट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम क्लोरीन का भी है, क्योंकि 3 तो इसके पास लोन पेयर है ना। और ये हो जाएगा 2 8, सबका है। यहाँ पे भी देखो, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और कार्बन का भी। तो ये तो क्या है, अपना मस्त ऑक्टेट रूल को ओबे कर रहे हैं। यस और नो? हाँ मैम। अब आगे देखो, आपके पास एक पॉपुलर एग्जांपल है BF3, हम लोग कितना पढ़ते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक में भी आ जाता है, AlCl3, इसी का भाई है। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बोरोन के सराउंडिंग, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट नहीं है ना कंप्लीट इसका, ना ही एल्यूमिनियम का है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, जिनका 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, या फिर इनको बोला जाता है हाइपोवेलेंट कंपाउंड।
हाइपो वैलेंट कंपाउंड। हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या है? 8 से कम है। ठीक है जी, डन हुआ। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आते हैं H2SO4 और PCl5। H2SO4 सल्फर का क्या स्ट्रक्चर होता है? अगर तुमने पी ब्लॉक पढ़ा है मेरे से, यही होता है। PCl5 तो पता ही है तुम लोगों को, नहीं पता तो देखो भाई। अब फॉस्फोरस के अराउंड देखो कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कितने? 12, 6 है ना, 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देख रहे हो इलेक्ट्रॉन किससे ज्यादा है? 8 से ज्यादा है। 8 से ज्यादा है, तो ये भी ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन है। तो इनको, इन वाले कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कि इनका ऑक्टेट एक्सपैंड है, मतलब 8 से ज्यादा है। या फिर इनको हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स भी बोला जाता है। एनसीईआरटी में बहुत एक कॉर्नर में जाके ये चीजें लिखी हुई है, हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स हम इनको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं बेटा जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और उनके पास ओड इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1 3 5 7, ये ओड हो गया। ठीक है, तो ऐसे कौन से होते हैं? जो मैं बता रही हूँ वो याद रख लो, काम में आएगा तुम लोगों के। कौन कौन से होते हैं ऐसे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और उनके पास ओड इलेक्ट्रॉन है? NO होता है ऐसा, NO2 होता है, और ClO2। ये 3 स्पीसीज एनसीईआरटी ने तुम्हें बता रखी है, स्पेशली हाईलाइट करके। इसको याद रखो, नो NO2 ClO2, नो NO2 ClO2। फायदे में रहोगे अगर याद रहेगा तो। ठीक है, ये भी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है, देखो ना, नाइट्रोजन 2, यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 3 बचे। NO2 में भी इस तरीके से रेडिकल आता है, एंड सेम आपका ऑक्सीजन, इसमें क्या बोलते हैं, क्लोरीन में भी। ठीक है, तो ये तीनों ही ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो आप लोग ध्यान रखना है इस तीनों का, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन और एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा तुम लोगों का। तो ऑक्टेट रूल को कौन ओबे कर रहा है? A का 4 आ जाएगा। कंप्लीट, अच्छा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट किसका है? सेकंड का। ओड इलेक्ट्रॉन वाले फर्स्ट, और जिनका एक्सपेंडेड ऑक्टेट है थर्ड। तो यानी कि फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। अब हो गया क्लियर? डन है, चलो। Try to solve this question. अनपेड इलेक्ट्रॉन बता दे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। वेरी गुड, जिसका हो रहा है बहुत सही। जिसको जिसको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, हैंड रेज करना। जिसको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है वो प्लीज हैंड रेज करो। मनीषा आती है क्या?
मनीषा यस मैम। आती है ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हाँ जी मैम। पक्का? कोई बात नहीं आती, इट्स ओके। ये मत सोचो इतने बच्चों ने हाथ खड़ा किया तो मेरे को भी आनी ही बोलनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं आती है तो बता दो, कोई बात नहीं। 13 बच्चों ने हैंड रेज किया। हाँ हाँ बोलो बेटा। गर्व आपको नहीं आती? अब बोलो ना यार, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? क्लास से ही चले जाया करो, मेरे को बहुत इरिटेशन होती है जब मैं 2 बार बोल रही हूँ, बोल ही नहीं रहे हो। नहीं आती तो बताओ सीधा, नहीं आती, आती है तो हैंड रेज करो। पता नहीं इतना क्यों तुम उसमें फंस जाते हो कि हाँ बोले या ना बोले, समझ में ही नहीं आता मेरे को। टीचर बोलता रहता है, आती है नहीं, बोलते ही नहीं हो। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, सिंपल ऐसे ही याद रखो, याद रखनी ही पड़ेगी, नंबर चाहिए तो। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होंगे ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। जहाँ पे 14 से ज्यादा होते हैं, जैसे O2 हो गया तुम्हारा, F2 हो गया, वहां पे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे। जहाँ पे सिग्मा 2pz ये पहले आया हुआ है, जहाँ ऊपर वाले में सिग्मा 2pz बस इसके बाद लिख दिया गया है, बस यही डिफरेंस, और कुछ भी नहीं है। N2 की अगर मैं बात करूं, देखो ट्रिक से आप सिर्फ ये पता लगा सकते हो कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक। ये पता लगाने के लिए कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके लिए तो भाई साहब तुम्हें लिखनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, 7 2 जा 14 के लिए डायमैग्नेटिक होता है तो इसको तो काटा लगाओ। और 2 क्या होता है, 16 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक है, चेक करो। भरू क्या 16? इधर आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये डी जनरेट है, पहले एक एक भरो कुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। कितने हो गए ये? 12 13 14 15 16। तो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में 2 अनपेयर्ड है, अपने को एक बताना है, नहीं हो सकता ये। इसका भी लगे हाथ देख लो। O2 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन हुए O2 नेगेटिव में? 17। तो एक और भर दो, तो इसमें एक अनपेयर्ड है, तो अभी तक मेरा O2 नेगेटिव आएगा अभी तक। O2 2 नेगेटिव मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 18। तो 17 तो ये भरे ही हुए हैं, एक और भर दो, तो ये तो डायमैग्नेटिक है, ये भी हटा दो। Cn नेगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी डाया है। H2 प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये भी हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 1। He2 प्लस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन He2 प्लस में बताओ भाई? 3। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी एक अनपेयर्ड है देखो, तो ये भी हमारी कैटेगरी में आ गया। अब चेक करो C2 नेगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन? 13 इलेक्ट्रॉन, और 14 से कम है तो ये ऊपर वाली सीरीज फॉलो होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है, बोलो भाई। तो इसमें भी होगा, तो यानी कि हमारे पास कितने हो जाएंगे टोटल? ऐसे 4 कंपाउंड्स हो जाएंगे जिसमें एक अनपेयर्ड है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आते रहे हैं, आते रहेंगे। तो आप लोगों को मैंने बता दिया ऐसे आएंगे, तो प्लीज इसको अच्छे से याद कर लो, बैठ के 3 4 बार लिख के देख लोगे, याद हो जाएगी। कर लोगे? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Total number of electrons present in pi star MO of O2, O2 plus, O2 negative। अभी बताया है, बस तुम्हें एक बार चेक कर लेना है। लिखो, खुद लिखो अपने हाथ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसका हो गया बहुत बढ़िया। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पे तुम जब पेपर में सवाल आएगा और तुम्हें आता होगा तो तुम टाइम बहुत ज्यादा सेव कर सकते हो इसमें। हमेशा ध्यान रखना
आपके पास कैटेगरी का एडवांटेज है या नहीं है? आपका टारगेट बेटा 40 प्लस तो होना ही चाहिए केमिस्ट्री में, समझ में आ रही है सबको? 40 प्लस शुड बी योर टारगेट, मतलब अपना पूरा बेस्ट दिया करो कि आप लोग 40 को टच कर जाओ, क्रॉस कर जाओ, उससे ज्यादा ही आपको अपना टारगेट रखना है, चाहे कुछ भी हमारे पास एडवांटेज हो कैटेगरी का या नहीं हो, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको बना के ही आने पड़ेंगे पेपर में 12 एक सवाल। तो समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं? क्योंकि केमिस्ट्री अगर जिसका फिजिक्स अच्छा है दैट इज डिफरेंट केस, फिजिक्स में आप ज्यादा बना के आते हो 13-14 सवाल या 15 सवाल, वो आपके पास फिर प्लस वाला फैक्टर हो गया है। बट अगर मान लो फिजिक्स भी एवी है, ठीक है, और मैथ्स भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आपको केमिस्ट्री में करके ही आना पड़ेगा, इतना इतना तो मिनिमम करके आना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो देखो भाई O2 में क्या किया अभी मैंने बताया था ना, O2 में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन होगा बेटा। तो इसमें कितने हैं? पाई स्टार में पूछे है ना, तो इसमें 2 हो जाएंगे। O2 प्लस में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो इसमें 1 हो जाएंगे। O2 नेगेटिव में क्या है? एक और बढ़ा दो, 3 हो गए, तो कितने हो जाएंगे? आंसर क्या आ जाएगा? 6। 4 कैसे आएगा बेटा? 6 आएगा ना, पीर बख्श। ठीक है, डन कर लोगे? चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, साई ए साई बी वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब आपकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्योंकि अब तुम लोग पढ़ चुके हो ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ चुके हो ना फिजिक्स में, तो ये आसानी होगी। तो बेसिकली जो आपका सिग्मा बॉन्डिंग वाला बनता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है और वो डिस्ट्रक्टिव से एंटी बॉन्डिंग। तो कंस्ट्रक्टिव वाले के केस में वेव फंक्शन हम इसका एडिशन करते हैं और एंटी बॉन्डिंग के केस में इनका सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी बेस्ड था। ठीक है, जो आपका वेव है इलेक्ट्रॉन, उसका जो वेव की फॉर्म में दिखा रहे हो तो उसी का ही अपने वेव फंक्शन कंसिडर किया होगा। ठीक है, तो उनके एडिशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और उसके सब्ट्रैक्शन से एंटी बॉन्डिंग। तो आपसे एंटी बॉन्डिंग का पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2, बस सिंपल, कोई मगजमारी नहीं। सोल्व दिस क्वेश्चन। ऑप्शन एलिमिनेट करके देखो, क्या पता कोई समझ में आ जाए। राहुल कैसे किया? राहुल कैसे किया? माइक अनम्यूट करना। नहीं, मुझे नहीं सुनाई दे रहा भाई, बोल रहे हो तो मुझे नहीं सुनाई दे रहा, बोल रहा हूँ का क्या मतलब होता है? मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा, बोल रहे हो तो। नहीं आ रही है मुझे आवाज आपकी। कोई बात नहीं, छोड़ो। आदर्श आप बताओ। मैम I3 नेगेटिव का 4th होगा लीनियर। वेरी गुड। और
और मैम NO में 15 वो इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ तो फिर मैम वो बॉन्ड ऑर्डर से 2.5 आएगा, तो उससे ये पैरामैग्नेटिक होगा। हाँ ठीक है, आ गया आंसर, आ गया होगा तुम्हारा। यस डी मैम। का बेटा लीनियर होगा, I3 नेगेटिव को ऐसे लिख लो, ठीक है, हाफ ऑफ आई आपका सेंट्रल एटम और ये साइड एटम +1। 1 किस नाम का लगाया, जितना नेगेटिव होगा उतना ऐड करोगे, तो ये कितना होगा 5, तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, ठीक है, तो लीनियर होगा इसका शेप, ठीक है। तो हो गया, फिर तो यही आंसर आ रहा होगा तुम लोगों का। SO2Cl2 क्या है, ये है सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डायमैग्नेटिक है। और NO2 नेगेटिव क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 5 + 1, कितना हो जाएगा 6/2 टेट्राहेड्रल। अच्छा ठीक है, ओके, तो SOCl2 का इन्होंने टेट्राहेड्रल दिया बेटा, ठीक है, 1 2 3 4 sp3 टेट्राहेड्रल, ठीक है। और NO2 नेगेटिव इन्होंने डायमैग्नेटिक दिया है, ठीक है। तो C का 2, B का 1, A का 3, D का 4, ठीक है। ये क्वेश्चन करो। SiO2 का मैं बता दूंगी तुम लोगों को क्या स्ट्रक्चर होता है, बाकी आप करो जो समझ में आ रहा है। देखो, अमोनिया तो sp3 है, SO2 sp2 निकाल सकते हो ना, मुझे बता देना। SiO2 का बेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से होता है, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, 3 डायमेंशनल इस तरीके से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें तुम सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हो ना यहाँ पे, ठीक है, कितनी होगी, किसी की भी सिलिकॉन को देख लो, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है वो, ठीक है, तो इसलिए sp3 होगा इसका। हालांकि तुमसे sp2 पूछा है तो SiO2 का या तो तुम्हारे दिमाग में sp आएगा या sp3 आएगा, वैसे ही हो जाएगा क्वेश्चन, बट फिर भी याद रखना, एक शायद क्वेश्चन में ऐसा था जिसमें sp3 पूछा हुआ था, ठीक है। तो SiO2 का ध्यान रखना, sp3। मैम ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, ये आता है तुम्हारा उसमें, कौन से ग्रुप का है ये, 14th ग्रुप का है ना, तो सिलिकेट्स नाम का एक टॉपिक है, वहां पे ये पढ़ाया जाता है। बट सिलिकेट्स वाला टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल उन्होंने ये पूछ लिया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। BeCl2sp है, C2H2 क्या है, sp है ना ये, C2H4 क्या है, एल्कीन है, sp2, BCl3 प्लेनर sp2, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बन इज sp2, बेंजीन sp2, अरे भाई सारे sp2 है क्या, BF3 sp2, ये क्या है, ये नहीं है, है ना, ये sp3 है, तो इसको गोली मारो। तो देखो भाई कितने कितने आ गए, किससे करें, ग्रीन से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं क्या, चेक कर लो। डन, चलो हो गया ना, ये वाला करो। इनमें से ऐसे कितने मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, ये तो मेरे को लगता है सारे ही कर लोगे। अल्कोहल दिखा रहा है, पानी दिखा रहा है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये क्या है अपना वही फेवरेट ऑर्थो नाइट्रोफिनोल,
ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, तो 5 विल बी द फाइनल आंसर। ये वाला कर लोगी खुद, या चलो कर ही लो, कर लो, अभी हमारे पास है टाइम, करो, दोनों कर लो। कैसे दिखाओगे इसको? ऐसे? कितने हैं इलेक्ट्रॉन? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल मत कर लेना 8, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं अराउंड नाइट्रोजन। 24 करिए। नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट का मतलब समझ गए? पोलर मॉलिक्यूल बताने हैं आपको। रविंदर आप बताओगे, ठीक है, इसको करो। जिसका हो गया वही हैंड रेज करे। रविंदर हो गया? हाँ जी कैसे किया बताओ, मतलब क्या क्या किया इसमें? मैम, NF3, हाँ H2O, हाँ H2S हाँ। एंड HCl, और HBr? HBr भी है। हाँ जी मैम। ठीक है, बाकी सारे जीरो दिखाएंगे। BCl2 लीनियर है, ये प्लेनर जीरो हो जाएगा। XgF4, ठीक है, ये आपका डायपोल मूवमेंट जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा। बाकी सब बिल्कुल ठीक बताया, तो आंसर कितना हो जाएगा? 5। कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका नहीं आया समझ में, पूछ लो। हो जाएगा क्या? CO2 का लीनियर है ना, तो ये भी डायपोल मूवमेंट जीरो। H2 डायटोमिक एट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ICl आपका लीनियर है, इसको हम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। दो डिफरेंट हेलोजन है ना, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स भी बोलते हैं इनको। ICl3 कैसे होगा? हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आयोडीन प्लस मोनोवैलेंट, कितने हो गए? 5। 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। कौन सा शेप होता है? T शेप होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? B का फर्स्ट हो जाएगा, और A का 4, तो A का 4, B का फर्स्ट। C का देखो, ClF5, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन प्लस मोनोवैलेंट एटम। 6, तो 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल। हालांकि इन्होंने सिर्फ पिरामिडल लिखा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन को एक बार देख लेना, है ना। तो सी का आ जाएगा सेकेंड, डी का आ जाएगा आपका थर्ड। IF7,
हाफ ऑफ 7 + 7, 14/2 7, तो 7 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो दिस इज योर पेंटागोनल बायपिरामिडल, है ना। अरे बहुत सारे क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं फटाफट से, आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन करो। राहुल क्या वो माइक ठीक करा लेना कल, जब मैं क्वेश्चन का आंसर पूछूं तुम्हारा माइक कभी चलता ही नहीं है, या तो मेरी आवाज सुन के बंद हो जाता है। सुमित क्या किया आपने? मैम इसमें पहली वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है, वेरी गुड। और मैम जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है उसमें गलत दे रखे थे, क्योंकि ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर होती है। वेरी गुड, ठीक और है। मैम जो थर्ड हमारे पास स्टेटमेंट है वो भी गलत है, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर होती है, एच बॉन्डिंग HF में ठीक है। डाइमर बनते हैं। यस। और जो डी वाली है मैग्नीट्यूड में, वो भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एच बॉन्डिंग जो है ना फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है, उससे हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेट होगा, और ए भी करेक्ट है। वेरी गुड, तो आपका ADE ठीक है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होती है तो वो डेफिनेटली डिपेंड तो करती है, ठीक है। आपका फिजिकल स्टेट क्या है, किसी में हम देखते हैं सॉलिड स्टेट में ये हो रहा है, वेपर में ये हो रहा है, तो एच बॉन्डिंग का काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ओके, एच बॉन्डिंग हैज पावरफुल इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, ये भी ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे अल्कोहल और अमीन है, अल्कोहल में ज्यादा एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हम देखते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो प्रॉपर्टीज पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ADE जो है वो तीनों ही ठीक है। सो ऑप्शन ये बिल्कुल NCERT की लाइन है सारी, ठीक है। तो इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता पेपर में, ध्यान रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा पी ब्लॉक से आया हुआ है, वैसे बना दिया इसको केमिकल बॉन्डिंग में। पी ब्लॉक में स्ट्रक्चर बताए थे ना मैंने आपको सल्फर वाले, वहां से आया हुआ है ये। तो जैसे देखो H2O3 का स्ट्रक्चर ये होता है, SO4 का, SO3 का, और H2O7, याद है ओलियम, H2H2O7। राहुल फिजिक्स में चल रहा था बट यही नहीं चल रहा, वही तो कह रही हूँ ना, मेरी आवाज सुन के बंद हो जाता तुम्हारा माइक, है ना। तो कौन से वाला पिरामिडल है अपना, ये क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज दैट हैव पिरामिडल, एक ही है फिर तो ये वाला, है ना। 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, तो यही तो है पिरामिडल, बाकी सब में तो नहीं दिख रहा है मुझे। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर चाहिए, तो इसका आंसर तो सिर्फ यही आएगा फिर, ठीक है। वैसे इंटीजर बेस्ड सवाल था, तो इसका आंसर 1 आएगा। डन, चलो चलो ना, ये वही है सल्फर वाले, तुम्हें पता है तो कर लोगे। जैसे ये तो फिर भी तुम बना लोगे हाइब्रिडाइजेशन से, बट ये तुम्हें फिर मालूम होने चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये इसको छोड़ो अभी, ये वाला कर लोगे क्वेश्चन, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वाला, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल आराम से, ठीक है। नहीं आया तो प्लीज मेरे से नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ही कर लेना क्लियर, क्योंकि कल मैं मोल कॉन्सेप्ट कराऊंगी, इसको मैं नहीं छेड़ूंगी, है ना। ये हो जाएगा, देखना एक बार। आपको ऐसी स्पीसीज बतानी है जो पैरामैग्नेटिक, जिसके साथ साथ बॉन्ड ऑर्डर भी 1 होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए और बॉन्ड ऑर्डर भी 1 होना चाहिए,
इसका आंसर मैं बता देती हूँ, एक ही ऐसा है B2, बाकी आप चेक कर लेना, मैंने आंसर बता दिया है। फिर बख्श पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। द टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, लेकिन ट्राई किया करो, मेरे को पहले भेज दिया करो और क्लास में जल्दी आया करो। मैंने तुम्हें पहले भी बोला बट तुम मानते नहीं, तुम और अब्दुल्ला बिल्कुल सेम हो इस मामले में। टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म 2s and 2p। देखो अगर मैं मान लो कोई भी डायटोमिक ले लेती हूँ, कोई भी ले लो, मान लो ऑक्सीजन ले रहे हो, तो अगर मैं एक ऑक्सीजन की बात करूं तो इसके पास क्या होगा, 2s to 2p4 है ना, 2s वाला भी होगा और 2p भी होगा, और इसके पास भी 2s और 2p। तो यहाँ पे कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल हो रही है भाई कंबाइन, देखना 8। तो अगर 8 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है तो 8 ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगी, जिसमें से 4 बॉन्डिंग वाली होंगी और 4 क्या होंगी, एंटी बॉन्डिंग वाली होंगी। यही तो हम पढ़ते हैं। आपसे एंटी बॉन्डिंग पूछा तो आंसर यहाँ पे 4 आएगा। अगर आपसे मोलिकुलर ऑर्बिटल पूछते तो आपका आंसर 8 आता। ध्यान रखना इस चीज का। ये वाला कर लोगे, चेक कर लेना इसमें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बोन ऑर्डर इंक्रीजेस एंड पहले मेरे को भेज के रख दो पीर बॉक्स तुम्हारा क्वेश्चन। द बोन ऑर्डर इंक्रीज एंड पैरामैग्नेटिक करेक्टर चेंजेस टू डायमैग्नेटिक। कर लोगे, जहां पे बोन ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है और पैरामैग्नेटिक करेक्टर चेंज हो रहा है डायमैग्नेटिक में, वो आपको चेक करना है यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा है इसका सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका है। वैसे जीओसी में एरोमेटिसिटी की एप्लीकेशन है, मैं फिर भी बता देती हूँ। देखो कोई बात नहीं, डायपोल मोमेंट में क्या करते हो, पोलैरिटी मेजर करती है। तो आप देख लो, सीओ बोन की बात करूं तो ये पोलर है, हाँ या ना। अरे मुझे पहले ही मत बताओ यार आंसर, मुझे पता तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे 100 में से 100 आते हैं सबके केमिस्ट्री में। शांति रखो, है ना, जिसको नहीं आता पढ़ा लेने दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप दिखाते हो प्लस माइनस, है ना। और अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं, देखो ध्यान से, देखो अगर मैं बॉन्ड को, ध्यान रखो इधर देखो, इधर ये वाला जो बॉन्ड है, अगर मैं उसको यहाँ पे करती हूँ शिफ्ट, या किसी भी साइड कर लो सेम ही बनेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब यहाँ पे बेसिकली पोलैरिटी आ रही है तो इससे हो क्या रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो ये वाला तो एरोमेटिक बन रहा है ना। ये मैंने शायद पता नहीं कहाँ बताया था, मॉक टेस्ट के डिस्कशन के टाइम बताया था ना, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। तो 3 पाई बॉन्ड है, साइक्लिक है, और ये क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक। तो बॉन्ड ब्रेक कराने से जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं उससे एक एरोमेटिक बन रहा है, एक एंटी एरोमेटिक बन रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नॉन एरोमेटिक बनेंगे दोनों, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जब जब मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक कराती हूँ, ध्यान से देखना, तो क्या बन रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो ध्यान से देखो, दोनों ही रिंग एरोमेटिक है, दोनों ही रिंग एरोमेटिक है। तो यानी कि अगर दोनों ही बॉन्ड को ब्रेक कराने पे जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं तो दोनों ही एरोमेटिक बन रहे हैं, तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा, फोर्थ वाले का। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको बॉन्ड ब्रेक करा के देख लेना, जहां पे दोनों स्पीसीज एरोमेटिक बन रहे हैं वो वाला उसका क्या होगा, उस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये आपका जीओसी में एरोमेटिसिटी नाम का जो टॉपिक है उसकी एप्लीकेशन है, जहां पे आप डायपोल मोमेंट बताते हो। ठीक है, अच्छा अब कौन सा रह गया, एक और रह गया था ना, ये इसमें आपसे पूछा आयनिक करेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो अब आयनिक करेक्टर बोला है तो इसमें फेजान्स रूल तो नहीं लग पाएगा, लगाओगे तो ठीक है। और यहाँ पे तुम ये देख के बता सकते हो कि जो N2 है इसमें आयनिक करेक्टर
नहीं होगा, नॉन पोलर है ये, है ना। तो मोस्टली इसमें ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर ही है, तो N2 सबसे पीछे आएगा। तो ऐसे करके तुम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, पहली बात तो, राइट। अब यहाँ पे देखो LIF K2O इन दोनों का सेम ऑर्डर है। तो बाकी आप कैसे करोगे इसमें, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लेना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा उतना आयनिक करेक्टर होगा, ठीक है, और ये हम पढ़ते भी हैं। तो अब यहाँ पे ClF3 और SO2 में कौन ज्यादा आयनिक होगा, ClF3, बिकॉज फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। तो जब तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखोगे ClF3 में ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू SO2। तो आयनिक करेक्टर वाले जो क्वेश्चन आएंगे, ट्राई टू सोल्व इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल के, ठीक है, डन। तो ये थे कुछ देखो कहने को तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बट जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं तुम्हारे पेपर में, मैंने पूरी कोशिश की है कि वो मैं करवाऊं तुम लोगों को, और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत हटके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो प्लीज इन्हीं को ही रीअटेम्प्ट करते रहो क्वेश्चन को। तुम्हें लग रहा है कि मैम और क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के हमें चाहिए, तो प्लीज मुझे बता देना, मैं और 30 क्वेश्चंस शेयर कर दूंगी तुम लोगों को, लेकिन इस टाइप के सवाल ही पेपर में आएंगे, ठीक है। चाहे तुम 23 का पेपर देख लो, 24 का, 25 का देख लो, सब में यही है। MOT में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बताओ इसमें से बॉन्ड ऑर्डर किसका 1 है, किसका 2 है, बताओ एंटी बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, सेम टाइप के सवाल आए हैं। हाँ, 2025 में वो इस टाइप के सवाल बनाने लगा है, जैसे क्वेश्चन 4 मैंने तुम लोगों को बताया था, है ना। और ये वाला, ये भी 2025 का सवाल था, ये वाला याद नहीं आ रहा मेरे को, और ये वाला 2025 का सवाल था, ये भी 2025 का सवाल था। तो वो थोड़ा सा वेरिएशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वेरिएशन भी ऐसे करेगा कि जो PYQ में पूछा हुआ है ना, उसी हिसाब से ही क्वेश्चन को पूछेगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कुछ और ही पकड़ा देगा तुम लोगों को पेपर में, ऐसा नहीं है। अब चाहे बेशक ये वाला क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन था लेकिन मुश्किल तो नहीं था, राइट, मुश्किल नहीं था, फ्रेम करने का तरीका बहुत अच्छा था क्वेश्चन का। तो बस अभी हाँ, अगर वर्नर थ्योरी नहीं आती तो गया सवाल, फिर गया। चलो भाई, कल मिलती हूँ मैं 5 बजे। मैं लिंक शेयर कर दूंगी तुम लोगों को, पक्का होगी क्लास, 100% होगी।